GTV मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और मुहावरे की ज़बान में इलेक्शन का तबले जंग बच गया है, मगर अभी भी इस हवाले से अफवाहों का सिलसिला जारी है। इधर मियाँ साहब एक अदालत से दूसरे अदालत जलसों जुलूसों में सफ़र में हैं। तहरीक इंसाफ का ये है कि जी अभी कुछ पेशावर में कोशिश की, जलसे जुलूस नहीं हुए, करने दिए गए, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं जी बड़े इलेक्शन हुए और यही एक बड़े ख़तरे की निशानी है कि उनके जलसे जुलूस में बगैर किसी लीडरशिप के लोग आ रहे हैं। लेकिन ये जो मैं कह रहा था कि अफवाह इलेक्शन का जो तबले जंग बजा और अफवाहें क्यों नहीं दम तोड़नी चाहिए, उसका सब ये भी है कि एक जमात जिसको शायद इलेक्शन से दूर रखने जा रहा है या चाहते हैं हमारी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ, वो अभी तक मौजूद है। उधर बिलावल भुट्टो और उनके वालिद के दरमियान जो एक सर्द जंग स्क्रीनों पे आ गई है, उसमें ये देखना है कि दोनों के बयान में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जब वापसी होगी तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन जो अगर इसका जिसे पॉलिटिकल मुहावरे की ज़बान में डैमेजेस है वो हो चुके हैं और नज़र भी आ रहे हैं कि फरहतुल्लाह बाबर बहरहाल मुस्ताफ़ी हो गए। ये भी हकीकत है, अगर जो लोग तारीख़ पर नज़र रखते हैं जैसे कि हमारे दोनों मेहमान के शरीफों को तो नहीं पता, पीपल्स पार्टी में बहरहाल तकसीम रही है। चेयरमैन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी वालदा बेगम नुसरत भुट्टो को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाया था। उनकी बाकायदा अपने भाई से जंग हुई थी, मुर्तज़ा भुट्टो से, उन्होंने शहादत भी हुई। तो पीपल्स पार्टी की तारीख में ये रहा है। अब ये ठीक है कि मीडिया के सबब ज़्यादा जंग स्क्रीनों पर आ गई है। आगे चलकर इलेक्शन क्या होगा, पीपल्स पार्टी उन्होंने लीग क्या होगी। मैं सोचा कि बड़े अब तो हमारे साथ काम किया है, लेकिन नादिया मिर्ज़ा एंकर पर्सन भी हैं, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद, और मुबशर बुखारी बड़े मुस्तनद सहाफ़ी हैं। आमतौर पर बाद ऐसे इशूज़ जिस पर कहीं गुंजलक और गंभीर होता है तो इनकी तहरीरों से मुझे रहनुमाई मिलती है। मैं इन दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन ये जो मैंने कहा कि इन दोनों रहनुमाओं या मुस्लिम लीग से पहले ये मैं पूछता चलूँ, पहले पता नहीं लेडीज़ फर्स्ट क्यों कहते हैं, पहले बुखारी साहब से पूछे थे, सीनियर हैं भाई नादिया जी। मुबशर बुखारी साहब, क्या वजह है कि मसलन अभी एक बहरहाल एक कशिश वाला अखबार और उससे वाबस्ता एक सीनियर जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि अफवाह ये है, लेकिन वो अगर ख़बर बन जाए, आप भी माशाल्लाह आपको तजर्बा है कि वो ख़बर छप जाए तो फिर अफवाह नहीं रहती। इसके मायने आप वन नज़रे किसी क्वार्टर की से आई हुई ख़बर हमें दे रहे हैं, कोई आपके ज़राए ख़बर दे रहे हैं। आप क्या कहते हैं मुबशर के 8 फरवरी के सिलसिले में, जबकि चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं कि जनाब आप भी बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि न होने या न होने के हवाले से। जी देखिए, मैं तो चूंकि लॉजिक्स पे यकीन रखने वाला बंदा हूं और अफवाहों का जो सिलसिला है वो तो आपको पता है कि जब से हमारी असेंबली ने मुद्दत पूरी की, उसके बाद जब से प्रोविंशियल असेंबलीज टूटी हैं, बल्कि उससे भी पीछे हम चले जाएं, जब पीडीएम की हुकूमत थी उस दौरान भी चल रहा था कि जिसको रैप अप कर दिया जाएगा, फिर एक नेशनल सेटअप आएगा कि जो कि ब्यूरोक्रेटिक उसमें लोग होंगे जिसको टेक्नोक्रेट कहा जाता है। तो देखा जाए तो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट अभी केयर टेकर सेटअप में मौजूद है। पंजाब में 1 साल के लगभग होने को जा रहा है केयर टेकर सेटअप को। तो ये वाले फैक्टर्स जो हैं अफवाहों को स्ट्रेंथन करते हैं, लेकिन क्योंकि सामने एक चीज नजर आ रही है जो कि 8 फरवरी की तारीख है और उसके बाद तो आपको किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मेरे नजदीक। लेकिन एट द सेम टाइम हर वक्त प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमारे शीशागर जो है वो बनाते रहते हैं और वो चीजों को अपने मुताबिक ढालने के लिए मुख्तलिफ प्लानिंग करते रहते हैं। तो मुमकिन है कोई प्लान सी, प्लान डी टाइप की कोई चीज हो जिसको हमारे मीडिया वाले माउथ पीसेस बन जाते हैं। हालांकि ये ऐसी अफवाहें होती हैं जिन पे प्रोफेशनल मीडिया वालों को कान नहीं धरने चाहिए, क्योंकि ये गैर यकीनी की कैफियत की तरफ धकेलती हैं, ना सिर्फ मुल्क को बल्कि मुआशरे को भी, जिसका हमेशा अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। तो यकीनन वो कोई प्लान सी टाइप की चीज जो है किसी के कान में पड़ी होगी और उन्होंने आगे इस तरह फैला दिया होगा।
मेरे नजदीक एक्सक्यूज मी, जो वाहिद कुछ हो सकता है वो कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट, खुदा ना खास्ता फ्यूचर में हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में ही हो सकता है कि इलेक्शन को आगे ले जाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ अर्ज करूं, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ अगर देखें तो अगर जो मियाँ साहब कोर्ट्स में जा रहे हैं और उसके बाद अभी उधर उस कैंप में भी इस यकीन के साथ कि जी मियाँ साहब को तमाम केसेस में से एक्सोनरेट कर दिया जाएगा और उन पे ये जो कन्विक्शन थी उनकी खत्म हो जाएगी, उसके बावजूद उन्हें जो है ना थोड़ा सा वो चाहते हैं कि इलेक्शन लेट हो, कुछ लोग, कुछ हजरात। उसकी वजह है कि जब तक मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ एक्सोनरेट नहीं होते, उनको क्लियर नहीं किया जाता उनके मुकदमात से, तब तक वो शायद यकसुई के साथ मुबशिर साहब, मैंने मुबशिर मैंने मियाँ साहब का अगले उस पर रखा था। पहले तो मैं ज़रा इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और हमारे आसिफ जरदारी की, के लोग ये कहते हैं कि शरीफ हों या जरदारी हों, इनके ख़ानदानों के मफादात इतने हैं कि आपस में लड़ाई नहीं होती। नादिया, इससे पहले कि मैं आऊँ, जैसे ये जो बड़ी ख़बर बनी है बिलावल और उनके वालिद के बयान से, ये जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अफवाह की, और एक मोतबर अखबार में अफवाह तो वो होती है ना कि आप सिर्फ हम शाम को चाय की प्याली पे बैठ के करें या टेलीफोन पे करें, लेकिन वो प्रिंट हो जाए तो फिर अफवाह नहीं होती। इसका मतलब ये कि एक क्वार्टर ये चाहता है, एक हल्का ये चाहता है, और हमारे बुखारी साहब का ख्याल है कि वो प्लान बी और सी होगा, प्लान ए क्यों नहीं हो सकता कि बात तो यहाँ से शुरू की जाए। आपका क्या ख्याल है? माशाल्लाह आप भी इस्लामाबाद में बैठी हैं और बड़े सियासी डेवलपमेंट को बड़े अच्छे तरीके से देखती हैं। नादिया, आप थैंक यू वेरी मच मुशाहिद बरेदी साहब। आप बात कर रहे हैं इस हवाले से जो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से खबरें आई और फिर उसकी बुनियाद पर एक दुबई से ही रिलीज करनी पड़ गई। देखिए, बात वही है कि बहुत अरसे से, ये कोई एकदम से नहीं हुआ, बहुत अरसे से, वो कहते हैं ना कि हादसा एकदम नहीं होता, तो ये वही वाला हिसाब था। बहुत अरसे से हम ऐसे बयानात में थोड़ा बहुत तजाद देख रहे थे, चलते फिरते इस किस्म की खबरें हमारे सामने आ जाती थी। बहुत, मैं पीछे की बात नहीं करती, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए उसके बाद आपको याद है कि खबर चली कि जरदारी साहब का नवाज शरीफ साहब से रब्ता हुआ है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जल्दी मुलाकात भी होगी। और थोड़ी देर बाद बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से उन नाम से मंसूब एक खबर ये चली कि नहीं, वो बहुत पुरानी बात थी, अभी रिसेंट पास्ट में या फौरी तौर पर या अभी इन प्रेजेंट अभी किसी किस्म का कोई टेलीफोन कॉल या कोई राब्ता नहीं हुआ। तो इन चीजों को देखकर सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कंसेक्यूटिवली थर्ड और फोर्थ टाइम उन्होंने, 4 दफा उन्होंने ये बात की कि अगर नादिया आप मुझे इजाज़त दें कि मैंने कहा मैं बिल्कुल बिलावल और जरदारी साहब के दरमियान जो मुकालमा स्क्रीनों पर उस पर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे बड़े इंतहाई सीनियर दोस्त हैं, बल्कि अब तो असातिज़ा में उनका शुमार होने लगा है, और उन्हीं के कॉलम ने मुझे इश्तिहा दी कि मैं ख़ुद उनको फ़ोन पे कहूँ कि उन्होंने कुछ अफवाहें दी हैं। मेरी मुराद सुहेल वराई साहब, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया आपका। और सुहेल, आपने जब ये कहा कि ये अफवाह है और ये अफवाह है, लेकिन वो अफवाह प्रिंट हो जाए तो मेरी नाचीज़ राय में वो ख़बर बन जाती है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैंने कहा ना कि अब तो आसान शुमार होता है। तो ये अफवाह जो है वो मतलब कुछ हल्के चाहते होंगे कि ये इसको ख़बर बनाया जाए, और ये भी हमें इल्म है कि प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। आप अगस्त सितंबर तक इस इलेक्शन ले गए हैं, तो ये ज़रा इसकी थोड़ी सी मुझे आगाही दीजिए, गाइड कीजिए कि ये अफवाह किस हद तक हकीकत बनेगी। देखिए, ये मैंने जो ऊपर वाले हलके हैं उनमें ये बात गर्दिश करती सुनी तो मेरे फौरन कान खड़े हो गए। और जाहिर है हमारी सोच तो यही है कि अदालत का हुक्म है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है, तो हमें तो नहीं लगता कि कोई मुलतवी होने का चांस है। तो इसलिए मैं बड़ा हैरान हुआ, और इसीलिए मैं ये चीज़ पब्लिक नोटिस में भी और जो है वो अपने कॉलम में भी इसीलिए लिखती है कि भाई इस तरह की सोच का इजहार किया जा रहा है, और उसका पस मंजर जो है वो भी मैंने लिख दिया है कि ये किस मंजर में कहा जा रहा है और किस हद तक जो है इसकी हकीकत है। बाकी आपको पता है कि हमारे सोसाइटी में हमारे जिस तरह का माहौल है उसमें एक तरीके से ही चीज़ें लिखनी पड़ती हैं और एक करीने से ही उन्हें बयान करना पड़ता है।
सोहेल, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद जो अगर सबसे बड़ा फैक्टर कोई बन सकता है, और वो आपको भी जो हमारे सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट कह लें या गेम प्लानर कह रहे हैं, जो अब माशाल्लाह अब हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की कमज़ोरी के सबब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, वो अगर ये देखें कि नताइज वो नहीं आ रहे जो उन्होंने ग़ालिबन 2018 में ले लिए थे और जो वो 23 में चाहते हैं, और उसका एक सबब है कि एक पार्टी बिल्कुल बाहर है मौजूद, और अभी उनके जो एक हल्का फुल्का जो कल मैं देख रहा था कि केपी में जो तीसरे दर्जे की लीडरशिप ने भी पूरे केपी में मुजाहरे किए, और भी बहुत सारे हैं। तो मसलन उनको जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उससे ज़्यादा उनकी फ़िक्र है कि जो इलेक्शन से बाहर रखे जाएं। क्या ये सबब है ये जो आपकी अफवाह जो आप दे रहे थे? मेरा ख्याल है उसकी दो वजूहात दी जा रही हैं। एक वजह ये भी है, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमने इकॉनमी स्टेबल कर दी है, और अगर हमने एक पॉलिटिकल टर्माइल में गए तो जो स्टेबिलिटी हमने कायम की है वो उससे डिस्टर्ब होगी। क्या ख्याल है मुबशर बुखारी, आपके तो बड़े दोस्त हैं वड़ाई साहब, ये ऐसे तो खबर नहीं देते और इन्होंने वजू भी बता दी। जी, मेरे सीनियर हैं और यकीनन इनके पास बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो तो खुद फरमाया उन्होंने, अगर मैंने ठीक तरीके से सुना, कि उन्हें भी ये इस तरह की बात तो उन्होंने सुनी, और वो भी ये यकीन नहीं करना चाह रहे कि इलेक्शन नहीं होंगे, स्केड्यूल अनाउंस हो गया है। फिर सबसे अहम बात यह है कि एक इंतहाई पोटेंट किस्म की सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप आपके पास बैठी है, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक फुल फ्लेज जो है, जिसे आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कैंपेन टाइप की चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू कर चुकी है। पीएमएलएन मियां नवाज शरीफ अपने कन्वेंशंस कर रहे हैं, अगरचे उस लेवल के वो पब्लिक नहीं हुए अभी तक। तो बहरहाल, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में अर्ज किया कि ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं, और फिर ताकत को हाथ से गंवाना वो भी लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता। तो हमारे हो सकता है कि सेटअप में, और मैं जब सेटअप की बात कर रहा हूँ, सेटअप की बात कर रहा हूँ, वहाँ मैंने नादिया को, हालांकि मैंने कहा ना, नादिया नादिया भी बड़ी सीनियर एंकर और तजिया निगारे ने रोक दिया था। नादिया, वड़ाई साहब से जो मैंने बात शुरू की, मुबशर ने जवाब दिया। आप क्या समझती हैं, क्या इसके बावजूद के पूरे बड़ा फर्म कहा जा रहा है, और चीफ जस्टिस साहब का तो ये बाकायदा हुक्म है, ये कहीं नीचे लिखे भी नहीं, हम तो खैर नहीं लिख रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये ट्रिकर तक आप नहीं चला सकते, उसके बावजूद ये अफवाहें जो उड़ रही हैं उसकी कुछ वजूह भी हमारे दोस्त सोहेल ने बताई। आप क्या समझती हैं? मुजाहिद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि हमें इस पर डिस्कशन नहीं करना, और वादे हिदायत है कि ये बात करनी नहीं है, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे कि इलेक्शन नहीं होंगे। हम ये बात तो इतनी तो इजाजत होनी चाहिए कि बेयकीनी की जो इस वक्त फिजा बरकरार है उस पर कम से कम बात की जा सकती है। अगर इतना फर्म एक वर्डिक्ट आ गया और उन्होंने कह दिया है कि जी आपने ये नहीं कहना, तो फिर सवाल ये है कि अभी तक इतनी बेयकीनी है, और ये बेयकीनी जो है उससे हम आप नहीं फैला रहे, या हम और आप नहीं कहीं ना कहीं पढ़ रहे या देख रहे। हम जब मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, आपको पता है प्रोग्राम से लोग आते हैं, या आपको कहीं जाना होता है, कोई इंटरेक्शन होता है, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है। मेरी एक बहुत आम शख्सियत, मतलब मैं एक अच्छे सीनियर रहनुमा, पार्टी का नाम भी नहीं लूंगी, छोड़ दे, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि रात 12 बजे तक, मतलब अगर इलेक्शन की रात 12 बजे, कोशिश ये होगी, कोर्ट एंड कोर्ट में आपको बता रही हूँ, कि इलेक्शन किसी तरह से मुलतवी हो जाए। तो मुलतवी होने का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन तो होंगे, लेकिन कब होंगे इसमें कोई शक नहीं है मुजाहिद साहब, कि बेयकीनी की फिजा बरकरार है। अब ये बेयकीनी की फिजा को बरकरार क्यों रखा जा रहा है? अगर इस बेयकीनी की फिजा को बरकरार नहीं रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर एक शेड्यूल जारी कर दे, और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें क्लैरिटी आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद हालात यही हैं। अभी जो बात हो रही थी ना कि माशी तौर पे आप इस्तेहकाम ले आए, तो खैर मुझे माशी इस्तेहकाम फिलहाल नजर तो नहीं आता, क्योंकि अगर आपने डॉलर को स्टिल आप ये देखें कि कभी वो डॉलर जो है वो एकदम से ऊपर जा रहा होता है, कभी उसकी डी वैल्यू हो रहा होता है, कभी आप इस तरह से चीजें देख रहे होते हैं, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट आप आवाम पर लेकर आ चुके हैं? क्या हमें जो आगे जाके लोन देने उसमें हम इतनी स्टेबिलिटी आ गई है? हाँ, ये जरूर है कि डर असल में ये है कि इन हालात में अगर इलेक्शन हो गए
और जिस तरीके से इलेक्शन हमें होते अगर नजर आ रहे हैं और जो उसके रिजल्ट हमें अभी से पता है, तो उस पे उन इलेक्शंस को एक्सेप्ट कौन करेगा? उनके जो भी रिजल्ट आ ये जाते तो आप हैं आगे उनको चली मान गई हैं, लेता है। नादिया नादिया बीबी ये तो बहुत आगे चली गई। सोहेल, अगर मैं आपसे एक नहीं कंक्लूड नहीं आगे नहीं गई नहीं नहीं, आगे का मतलब ये कि अभी तो एक्सेप्टेंस, जब इलेक्शन होंगे तब एक्सेप्टेंस की बात आएगी। गिव मी अ मिनट कंप्लीट। उसकी वजह ये है कि अगर जब एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो फिर ओके एक गैर मुस्तकिल हुकूमत कायम हो जाएगी। ओके और वो जो इस्तेहकाम की ये जो बात हो रही है, अगेन हम जो है वो अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। तो मैं इससे डॉट्स कनेक्ट कर रही हूँ। तो ओके कोशिश ये है कि इससे तरह इस्तेहकाम है कि जी एक आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि इलेक्शन होने हैं, तो फिर आप स्लोली स्टडी चलते ओके रहे कि जी 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 जी। इलेक्शन हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे कंक्लूड इस हवाले से करवाऊँ कि आपने भी मेरे ख्याल 77 से इलेक्शन, तो खैर मैं तालिब इल्म के देखता रहा, बाद में बहुत करीब से देखता रहा इलेक्शन, और अब अगर ये दिसंबर आ गया, दिसंबर जनवरी, लेकिन सॉरी टू से जो जोश खरोश होता है और बाकायदा 2-2 लाख रुपए के टिकट मांगे जा रहे हैं, कराची में जो जलसे हो रहे हैं, जिसे हम माहौल कहते थे, ये तो हमारे प्रेस क्लबों में इलेक्शन हो तो महीने 2 महीने से पहले कोर्टों में शुरू हो जाता है, लेकिन वो है नहीं। और उसका सबब शायद ये है कि बहरहाल एक पार्टी, मैं ये नहीं कहता कि जी उसके बयानिया दुरुस्त, उसके सब कुछ, लेकिन उसका एक बहुत बड़ी तादाद में वोटर, तो कहते हैं 2 करोड़ 40 लाख नए वोटर आए जो यंग हैं, वो समझा जा रहा है कि बाहर है, इसलिए इलेक्शन माहौल नहीं मिल पा रहा, यकीन नहीं आ रहा। और यही सब वो जो आप अफवाहों का जिक्र कर रहे हैं ये भी हो। ये सही है जी। देखिए, वो बुनियादी तौर पर जब इलेक्शन होता है तो उसमें 2 या 3 फरीक होते हैं, और जो इलेक्शन का माहौल है वो तभी पैदा होता है जब दोनों फरीक जो हैं वो सरगर्म अमल होते हैं। जब जाहिर है एक फरीक ही नहीं है, अक्सर हलकों में मैं चेक कर रहा हूँ कि दूसरे फरीक का पता ही नहीं है कि अभी कौन फरीक होगा, और या जो दूसरा फरीक है जो भागा हुआ है, या दूसरा फरीक जो है उसको यकीन ही नहीं है कि उसको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। तो जाहिर है ऐसे में ना कोई इलेक्शन की एक्टिविटी हो सकती है, और उसके नतीजा तो ये है कि अभी जो नून लीग है, जिसके ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स क्लियर हैं पूरे पाकिस्तान में या कम से कम पंजाब में, वो भी अपनी कैंपेन नहीं कर रहे, और क्योंकि उनको भी अपने राइवल का अभी पता नहीं है, तो जब तक राइवल्स का पता ना हो, कंटेस्टेंट का पता ना हो, तो इलेक्शन का माहौल कैसे बनेगा? जी शुक्रिया सोहेल वड़ाइच। और आपको भी इल्म है कि तो देगे वेगे चढ़ जाती हैं महीने 2 महीने से पहले जब इलेक्शन होता है, वो जो वर्कर जमा हो जाता है। अभी मैं गया था चिनोट उनोट, कहते जी महीनों से चाय खाना पानी शुरू हो जाता है, हमें गाड़ियाँ रिक्शाएँ लेने शुरू हो जाती हैं। मैंने कोई इधर माहौल इस तरह देखा। शुक्रिया सोहेल। और लेकिन बुखारी साहब और नादिया मिर्ज़ा हमारे साथ हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और ख़ासतौर पर गुफ्तगू करेंगे बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी के सामने जो बयानों की जंग है वो कितनी हकीकत से करीब है। पीपल्स पार्टी का बहरहाल माजी ऐसा रहा है जिसमें भाई बेटा बाप इनके दरमियान कन्फ्रंटेशन रहा है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नादिया मिर्ज़ा, मुबश्शिर बुखारी मेरे साथ हैं। नादिया मिर्ज़ा, आपने जरदारी साहब को सुना होगा, और शरीफ ख़ानदान के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की रिवायत रही है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी, गालिबन इतनी ही कम वेश उम्र होगी, उन्होंने बाकायदा अपने अंकलों को निकाला। बुखारी साहब को पता है हफीज़ पीरज़ादा, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई, खर, और फिर पता नहीं मुमताज़ भुट्टो, एक पूरी लाइन थी जिनको फिर उन्होंने फिर अंकलों ने अपनी कोई कमेटी बना ली, फिर निकली। तो ये एक रवायत तो रही है। हत्ता कि अपनी वालदा तक को सॉरी टू से अपनी पार्टी से उनकी मौजूदगी में इन्हें हटाया गया था, निकाला गया था मुर्तज़ा भुट्टो के सबब। तो आप इस हद तक देख रही हैं बिलावल जरदारी साहब और बिलावल के दरमियान इख्तलाफ? नादिया, देखिए इस हद तक डेफिनेटली इख्तिलाफात हैं। उसकी वजह ये है कि आप मीडिया पर जितना भी नो कर लें, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब पार्टी अपने रहनुमाओं से बात होती है, और मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है मुजाहिद साहब, आप भी से बखूबी मुझसे कहीं बेहतर आप जानते हैं कि इनकी पार्टी के अंदर भी ग्रुपिंग है। जो हल्का पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों का बिलावल के इर्द गिर्द जमा है, वो जरदारी साहब के नजदीक इतना पसंद नहीं किया जाता। आपको याद होगा ये जो है ये बहुत पहले की भी बात है
जब मेरे ख्याल है 2011, 12, 13 उस वक़्त भी एक हल्का था जिसने बिलावल को अपने गिर्द घेरा हुआ था और बाद में स्थिति बड़ा हुआ और बिलावल साहब ने जरदारी साहब ने उनका बिलावल हाउस में एंट्री भी बंद कर दी थी। लेकिन डेफ़िनेटली उसका काफ़ी नए-नए थे सियासत में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा हो गया था। लेकिन अभी हमें ये पता है कि वो लोग जो बिलावल के दाएँ-बाएँ हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, वो जरदारी साहब के हलके में या जरदारी साहब की सर्किल में वो इस हद तक पसंद नहीं किए जाते। और दूसरी बात ये कि हमें ऑफ द रिकॉर्ड खुद पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमा ने बताया है कि देयर इज समथिंग, और फिर वही वाली बात है कि देयर इज अ फायर, देयर इज अ स्मोक, और अगर आग नहीं है तो फिर धुआं नहीं होता। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं तो ये बात कह रही हूँ कि देखिए हमें शुरू से बल्कि मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात की कि हमें शुरू से एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि सीन में से शीन निकलेगी, तो शीन तो नहीं निकली, लेकिन यहाँ पर जो इख्तिलाफ़ात आने शुरू हो गए, और अगर चलिए मैं ये कहती हूँ कि ठीक है आप इसको एक कंट्रोल करने की कोशिश भी करें, लेकिन जब एक दफा चीजें हो जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं दोबारा से पॉप अप होती हैं। प्लस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स थी, जो वो बीबी के नक्शे कदम पे चलते हुए एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, रिजेंटमेंट की पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, उसको उन्होंने डैमेज जरूर किया है। आपको आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जिसका भी जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी डीपी भी चेंज की। जब वो दुबई चले गए थे, उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पे डीपी चेंज की, और डीपी उन्होंने पहले जो वो डीपी होती थी उसमें उन्होंने अपनी वालदा के साथ अपनी बचपन की तस्वीर लगाई, यानी वो ये बता रहे थे कि उन्होंने किसकी पॉलिटिक्स करनी है, यानी वो बीवी के बेटे हैं और उन्होंने बीवी के नक्शे कदम पे चलते हुए पॉलिटिक्स करनी है। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अदर देन दिस इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आप अगर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, जिससे से की डैमेज कंट्रोल करने की, कि वहां से एक पिक्चर डाली कि जी हैप्पी फैमिली, फैमिली मूड और ये वो एवरीथिंग, बट अगेन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर कोई ऐसी बात करते हैं, चाहे वो सीनियर्स वाली बात दोबारा करते हैं या वो टॉन्ट करते हैं, अपने ललकारते हैं अपने ओपोनेंट्स को, अपने राइवल्स को, ठीक तो उनकी बात को सीरियस कौन लेगा जब जरदारी साहब खुद ये कह चुके हैं कि वो अभी ट्रेन नहीं है, वो अभी ट्रेनिंग ठीक वो है ट्रेन हो नादिया रहे हैं। बीबी। अब मुबशिर एक तो नादिया ने कहा, फिर बहरहाल फरतुल्ला बाबर को बड़ा, यानी आपसे तो हमने यही सुना है बड़े सीनियर लोगों से कि सियासत और लिटरेचर दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जितना आदमी सीनियर हो ना, नसरुल्लाह खां और वली खां और गौस अकबर जो हत्ता के बादशाह खान, इधर भी एक तवील फहरिस्त है JM सैयद की। इसी तरह लिटरेचर में भी कहा जाता है कि जनाब जो शायद ये तो नहीं कि नौजवान हो भाई, ये काम एक प्रोसेस के बाद आता है यहाँ तक पहुँचा। तो बाबर साहब को बहरहाल घर भेजा गया, और भी अंकलों के बारे में सुना जा रहा है, क्या कहते हैं मुबशिर? जी देखिए, थोड़ा सा अगर मैं पीपल्स पार्टी की तारीख, आप मुजाहिद भाई मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर मैं तारीख को सम अप करूं तो हमेशा इख्तिलाफात अंदर रहे हैं। आपको याद होगा मुमताज भुट्टो चीफ मिनिस्टर थे, जुल्फकार अली भुट्टो ने उन्हें हटाया और कुछ अरसे बाद उन्हें फेडरल कैबिनेट में ले लिया। मुमताज भुट्टो साहब अगरचे बाद में क्लेम करते रहे कि जी मैं सिंधी जुबान के हवाले से मैंने कोई स्टैंड लिया था, लेकिन हकायक उससे बरक्स थे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, जब एक जर्मन एम्बेसडर पे रॉबरी हुई थी लाड़काना में, तो उसकी पादाश में हटाया गया था क्योंकि रॉबर्स के कनेक्शंस कोई मुमताज भुट्टो साहब से। और ये बात खालिद खरल साहब ने मुझे खुद बताई थी, मरहूम ने, क्योंकि वो उस वक्त डेप्यूटी कमिश्नर लाड़काना थे। मोहतरमा नुसरत भुट्टो के साथ जो इख्तिलाफात थे बीबी के मुर्तजा के मामले के ऊपर, उन्होंने अपनी वालदा को चेयरपर्सनशिप से हटा दिया था। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब जब जेल से बाहर आए थे तो बेनजीर भुट्टो ने उन्हें सीरियसली साइडलाइन कर दिया था। आपके दोस्त हैं मसूद हैदर साहब, पूछिए उनसे क्या वहां पे गुफ्तगू होती रही। तो लेकिन बहरहाल वो इख्तिलाफात को ओवरकम कर देते हैं। बिलावल के इख्तिलाफात आज के नहीं, काफी पुराने हैं। या मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वो बात के AKD को टिकट अनाउंस किया कि इंटरिम डैडी को, तो बिलावल लंदन चले गए और फिर उनके उस इख्तिलाफ के नतीजे में आजिज धामरा साहब बने। उसके अलावा अभी रिसेंटली जब CEC की मीटिंग थी तो बिलावल ने एतजाज साहब को उधर बुलाया, और वहां पे जब मौला बख्श चांडियो साहब ने खड़े होकर एतजाज साहब को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की तो बिलावल एकदम खड़े हो गए। बिलावल ने डिफेंड किया एतजाज साहब को, और उसके 2-3 मिनट बाद आसिफ जरदारी और मोहतरमा फरियाल तालपुर
मीटिंग छोड़ के चले गए, तबीयत की नासाजी थी या कुछ और था। फिर उसके बाद जब लाहौर में सीईसी मीटिंग हुई तो बिलावल ने उनसे भी ज्यादा एग्रेसिव तकरीर उस सीईसी की मीटिंग में की और वो अपने वालिद मोहतरम को ये बावर करवाते रहे बार बार कि आपकी जो पॉलिटिक्स है उसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। नहीं, लेकिन नतीजा ये है अब कि तो मुबशिर पंजाब ये में है ना, हम देखिए स्ट्रगल मुबशिर कर वो तो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं टिकट भी मैं दूंगा, यानी उनको ये कहने की नौबत पड़ गई ना नादिया मिर्जा के बिलावल को टिकट मैं दूंगा। ये तो जी मुजाहिद भाई, मैं आपको सुन नहीं पाया सही तरीके से, अगर आप रिपीट करें तो। एक लाइन में नादिया से पूछ लूं फिर आपसे कंक्लूड करा था। नादिया, बिलावल जरदारी साहब ने ये तक कहा ना कि मैं पार्लिमानी पार्टी का लीडर हूं और टिकट भी मैं दूंगा उनको, ऐसे ही है ना नादिया? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जो पीपल्स पार्टी इस पार्लियामेंट में बैठी हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है जिसका टिकट मैं दूंगा। मतलब यहाँ पर उन्होंने नादिया, मेरे पास जरा वक्त कम है, आपको भी आप भी प्रोग्राम करती हैं और आपको पता है कितना मुश्किल होता है, हम तो चाहते हैं गुफ्तगू करेंगे। ये वाली बात जरा बहुत थोड़ी सी मुबशिर जो दो टोक में आई कि टिकट भी मैं दूंगा बिलावल को, ये कहने की क्या जरूरत थी? जी मुबशिर। मुजाहिद भाई, मुझे आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही। सॉरी, अगर जरदारी साहब ने ये कहा है कि टिकट भी मैं दूंगा बिलावल को, तो ये क्या पैगाम दे रहे थे? जी, ये तो बहर एक बात ठीक भी है और उसमें पैगाम ये है कि अगर आप अपने कोई टीम सिलेक्ट करेंगे, यानी जो आप रिकमेंड करेंगे, तो शायद उन लोगों को मैं टिकट्स ना दूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब ये बात भूल रहे हैं कि उनकी बिलावल की एग्रेसिव पॉलिटिक्स की वजह से ही जरदारी साहब इस वक्त उस टेबल पे बैठे हैं जिसमें वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं। और दूसरी बात, मेरे दोनों बड़े मोहतरम और सीनियर मुबशिर बुखारी और नादिया मिर्ज़ा जिस मौजू पर बात कर रहे थे, मैं चाह रहा था कि मज़ीद उन्हें वक्त देता, लेकिन मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि आपको एक और अहम कराची के मौजू पर भी चंद मिनट देने हैं, और क्योंकि एक मॉल में आग लगी है, मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, नादिया मिर्ज़ा का और मुबशिर बुखारी का, कि एक मॉल में आग लगी, 11 लोग हलाक हो गए, नाम भी नहीं पता, न सिंध इंतज़ामिया न कराची की इंतज़ामिया कोई एक्शन नहीं लिया, कोई पकड़ धकड़ नहीं हुई। इससे ज़्यादा बर्बरियत क्या हो सकती है? अगर इन अशराफ के घरों में इनके मुलाजिम भी मर जाते, कुत्ता भी मर जाता, तो अब तक पता नहीं कितनी पकड़ जो कर चुकी होती। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है, और इतना बड़ा सानिया सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत पे जूं तक नहीं दिखी, और कराची के बेशतर मालों का हाल वही है, गोदाम बने हुए हैं। आरजे मॉल में भी आग लगी तो कहीं से ना निकलने की जगह थी ना भागने की, 11 हलाकतें हो चुकी हैं, सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हैं। मेरे साथ सौलत जाफरी हैं जिसको कवर करते रहें। सौलत ये जो वाक़या से पहले भी हो चुके हैं इन मॉलों में, आज दरबदर हो गए, बर्बाद हो गए ये लोग, कोई पूछने वाला नहीं। और ये जो कहते हैं जी शॉर्ट सर्किट था, कोई काबू नहीं पाया गया, फायर ब्रिगेड नहीं आई, इंटरनल इंतजाम नहीं। आप भी गए होंगे, मेरे ख्याल बेशतर मॉलों का यही हाल है ना जो इस और जो मॉल का हाल है, ये गालिबन किसी बिल्डर का है ना? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 11 अफराद की जानें जो है वो जा चुकी हैं, 5 अफराद शदीद जख्मी हैं, 3 की हालत इंतहाई क्रिटिकल बताई जाती है। आतिश जकी का वाकया रोनमा हुआ था राशिद मिनाज रोड पर कायम ये आरजे मॉल है, जिसकी जो कि 5 से 6 बजे के दरमियान सुबह के वक्त जो है वो आतिश जकी का वाकया रोनमा हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे रेस्क्यू इदारे पहुंचे, स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, और जो ऊपर इमारत में लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की भी जो है वो कोशिश की गई थी। ताहम 11 अफराद, जिसमें वहाँ पे काम करने वाले स्वीपर हजरात, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कॉल सेंटर के लड़के, ये तमाम अफराद शामिल थे। 11 अफराद जो है वो लुकमा अजल बने, 5 अफराद जो है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल में जो है उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 25 से ज्यादा जख्मी थे। बिल्डिंग के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बिल्डिंग में कहीं भी फायर एग्जिट कहीं पर जो है वो दिखाई नहीं दिया। जो तहकीकाती टीम बनाई गई है डीआईजी ईस्ट असफर महसर की सरबराही में, जिसमें एसएसपी ईस्ट और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट सऊद मक्सी भी जो है वो शामिल हैं, और उनकी जानिब से ये बताया गया है कि तहकीकाती टीमों ने आज दूसरा रोजा 2 रोजा जो है वो देखने में यह है कि उन्होंने अपना विजिट किया इस मुकाम का, जिसमें गुज़िश्ता रोज डीआईजी ईस्ट के साथ
ये विजिट हुआ नहीं, था। लेकिन और सहूलत आज बात जो यह है विजिट कि हुआ अगर आप सहूलत बात यह है कि अगर आपका भी आप निकलें और आपकी क्या मोटरसाइकिल का सिग्नल वो उसमें लाइट ना हो, सिग्नल तोड़ दें तो पुलिस पकड़ लेती है। इतने बड़े थाने के बाद किन लोगों को अभी तक कोई एफआईआर कटी, कोई पकड़ा गया? किस थाने में हुआ है? यहाँ पर डीआईजी का क्या हुआ? मुजाहिद साहब वाकई का जी जी सहूलत मुकदमा दर्ज किया गया है। जी सॉरी, सहूलत वहाँ पर मौजूद है, वहाँ तक सिग्नल की भी प्रॉब्लम हो रही है। और मेरा सवाल यही था कि इतने बड़े इलाके का कोई किसी एसपी की पेटी उतरी, किसी थाने का मुअत्तली हुई कि डीआईजी खामोश, आईजी खामोश, मेयर खामोश, सिंध हुकूमत खामोश, मुतल्लिका इदार कौन लोग हैं जिनके ये मॉल हैं? कराची के बेशतर मॉलों का ये हाल है, गोदाम बनाया हुआ है, जंगल का कानून ऐसा लगता है कराची शहर में इस वक्त मौजूद है। तफसील से गुफ्तगू कल करेंगे इस इशू पे। मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।